Assalamu alaikum everyone. Hello to all my subscribers and my viewers. First of all, I am extremely thankful to each one of you for your response on our previous lecture, which was about history taking in ophthalmology, and I hope that lecture was beneficial for you. Today is our second lecture of undergraduate series, but let me tell you, this lecture is not just good for the undergraduate students, but it is also very beneficial for the students who are doing diploma in ophthalmology or those who are in the first or second year of their रेजिडेंसी। इस लेक्चर को मैंने अपनी तरफ से बहुत आसान बनाने की कोशिश की है और मैंने कोशिश की है कि बेसिक्स को भी काफ़ी हद तक इसमें हम कवर करें। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट आप लोगों से ये करना चाहती हूँ कि प्लीज़ अगर आपको हमारे लेक्चर अच्छे लगते हैं या आपको अगर हमारे लेक्चर्स की कोई बात अच्छी नहीं लगती, आप हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं, तो प्लीज़ फील फ्री टू गिव योर फीडबैक। आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं, फेसबुक पेज पे बता सकते हैं और ईमेल भी कर सकते हैं। आपके फीडबैक हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है। आज का लेक्चर अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए ताकि दूसरों की भी मदद हो सके, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। सो लेट्स बिगिन। कॉर्नियल अल्सर्स मेड इजी। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अल्सर क्या होता है। एनी डिसकंटिन्यूटी इन द एपिथीलियम और एनी डिफेक्ट इन द एपिथीलियम इज कॉल्ड अल्सर। यही डिफेक्ट अगर कॉर्निया के एपिथीलियम में आ जाए तो उसे हम कॉर्नियल अल्सर या केराटाइटिस कहेंगे, विच इज़ एन ओपन सोर ऑन द कॉर्निया। टाइप्स बहुत सारी हैं, बहुत सारी कॉजेज हो सकती हैं। ट्रॉमा है, आई इन्फेक्शन है, ड्राई आई है, आई लिड के डिसऑर्डर है, काफ़ी कुछ। लेकिन यहाँ पे अब क्योंकि हम एपिथीलियम की बात कर रहे हैं तो हम कॉर्निया की लेयर्स को भी एक रिवीजन देते हुए चलते हैं। कॉर्निया की 5 लेयर्स हैं। आउटर मोस्ट इज द एपिथीलियल लेयर्स विच कैन रीजनरेट। सेकेंड इज द बोमेंस मेम्ब्रेन विच कैन रीजनरेट टू सम एक्सटेंट। फिर आता है स्ट्रोमा विच इज़ द थिकेस्ट ऑफ ऑल द 5 लेयर्स। उसके बाद है डेस्मेंट मेम्ब्रेन एंड द एंडोथीलियल लेयर। क्लिनिकल फीचर्स क्या हो सकते हैं कॉर्नियल अल्सर के पेशेंट्स में? रेडनेस ऑफ द आई, सबसे कॉमन, आपको आंख लाल नज़र आएगी पेशेंट की। देयर विल बी द सीवियर पेन एंड सोरनेस इन द आई। एक्चुअली होता क्या है, योर कॉर्निया इज मैसिवली इनर्वेटेड बाय द नर्व एंडिंग्स, और जब ये एपिथीलियम का डिफेक्ट होता है, एपिथीलियम के सेल लॉस होते हैं, तो जो नर्व एंडिंग्स हैं वो एक्सपोज हो जाती हैं। जब वो एक्सपोज हो जाती हैं तो दे कॉज सीवियर पेन एंड फोटोफोबिया विच इज़ द सेंसिटिविटी टू द लाइट। तो ये नर्व एंडिंग्स के एक्सपोजर की वजह से पेन होता है। द पेशेंट विल फील दैट देयर इज़ समथिंग इन हिज और हर आई। तो एक फॉरेन बॉडी सेंसेशन होती है। टीयरिंग या लैक्रीमेशन, बहुत ज़्यादा टीयर प्रोडक्शन, आंसू बहुत ज़्यादा आते हैं आँख से। देन देयर कैन बी द पसी डिस्चार्ज और द म्यूकोटिक डिस्चार्ज, डिफरेंट टाइप के डिस्चार्ज हो सकते हैं। ब्लड विजन, हमारी आँख की जो रिफ्रैक्शन है उसमें कॉर्निया इज़ द मेजर कंट्रीब्यूटर। लेंस से भी ज़्यादा रिफ्लेक्शन आपकी आंख को कॉर्निया दे रहा है, तो जब आपकी कॉर्निया की कोई एबनॉर्मेलिटी होती है तो आपकी विजन जो है वो अफेक्टेड होती है। फिर सेंसिटिविटी टू लाइट, जो हमने बात की, नर्व एंडिंग एक्सपोज हो गई हैं तो हाइपर सेंसिटिव हो गया है कॉर्निया हमारा। देयर विल बी द स्वेलिंग ऑफ द आईलिड्स। इसके अलावा जब पेशेंट शीशे में देखेगा तो उसको कॉर्निया के ऊपर वाइट स्पॉट नज़र आएगा। बात कर लेते हैं रिस्क फैक्टर्स की। कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ इज़ वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड मेजर रिस्क फैक्टर। जो लोग कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हैं, ख़ास तौर पे वो जो एक्सटेंडेड वेयर कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज़ करते हैं, जो कि पूरा पूरा हफ्ते के लिए उन्होंने लगाए होते हैं और लेंसेज लगा के सो भी जा सकते हैं आप, उन लेंसेज को लगाकर सोना अलाउड है, बट दे आर एक्चुअली वेरी डेंजरस। फिर वो लोग जिन्हें कोल्ड सोर्स या चिकन पॉक्स और शिंगल्स जिनको हुए हैं, वो हर्पीस सिम्प्लेक्स या हर्पीस जूस्टर, वेरेसिला जूस्टर की, तो ये वायरस की खासियत ये है कि जब ये एक बार आपकी बॉडी में आ गया तो अब ये बाहर कहीं नहीं जाएगा। इट विल रिमेन डॉर्मेंट इन योर नर्व रूट्स, गैंग्लियॉन्स में ये पड़ा रहता है, सोया रहता है, जहाँ इसको सूटेबल एनवायरनमेंट मिला। इफ़ यू आर इन स्ट्रेस, यू आर ऑन स्टीरॉइड्स, यू आर डायबिटिक, कहीं पे भी आपके इम्यून सिस्टम की कोई भी कंप्रोमाइज़ होती है तो ये वायरस उठ के जाग जाता है और ये फिर इन्फेक्शन करवा देता है। फिर वो लोग जो कि स्टीरॉइड्स आई ड्रॉप यूज़ कर रहे हैं, दे आर ऑल्सो एट रिस्क, बिकॉज ये स्टीरॉइड जो है ये कॉर्निया के एपिथीलियम की हीलिंग को रोकता है, तो वो लोग ज़्यादा प्रोन हो जाते हैं कॉर्नियल अल्सर के। फिर जिन लोगों को ड्राई आइज़ होती हैं, ड्राई आइज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस पर भी हम एक लेक्चर बनाएंगे ज़रूर। तो थोड़ा सा यहाँ पे ब्रीफली एक्सप्लेन कर सकूँ कि या तो आपकी आँख की टीयर प्रोडक्शन कम हो जाए या जो आपकी टीयर फिल्म है वो एबनॉर्मल हो तो ड्राई आइज़ हो जाती है। टीयर फिल्म की एबनॉर्मेलिटी या इनस्टेबिलिटी से मेरा मकसद ये है कि नॉर्मली आपके टीयर्स की 3 लेयर्स हैं।
पहली तो है ऑयली लेयर, जो कि मेबोमियन ग्लैंड सिक्रीट करते हैं, आपकी आईलिड्स में होते हैं ये ग्लैंड्स। तो जब मेबोमियन ग्लैंड्स, ये ऑयली लेयर जो है ये टीयर की एवापोरेशन को रोकती है। द मिडल वन इज द एक्वस लेयर विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द लैक्रीमल एंड द एसेसरी लैक्रीमल ग्लैंड्स, एंड द इनर मोस्ट लेयर इज द म्यूसिन लेयर विच इज सिक्रीटेड बाय द गॉबलेट सेल्स इन योर कंजक्टिवा। तो ये जो म्यूसिन लेयर है, इस म्यूसिन लेयर के ज़रिए आपके टीयर जो हैं आपके कॉर्निया के साथ चिपके हुए हैं, दे आर एडहेरेंट टू योर कॉर्निया। अब ये टीयर फिल्म एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म दे रही है आपके कॉर्निया को, ये न्यूट्रिएंट्स दे रही है, ये ऑक्सीजन दे रही है, ये एक इंटरफेस बनाती है, तो रिफ्रैक्शन में इसका रोल है। फिर इसमें एंटीबॉडीज़ हैं, इसमें एंजाइम्स हैं जो कि आपके कॉर्निया की प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो अगर ये टीयर फिल्म एबनॉर्मल हो जाएगी तो आपका कॉर्निया का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म एक ख़त्म हो जाएगा, तो आपका कॉर्निया इज़ मोर प्रोन टू डेवलप द कॉर्नियल अल्सर्स। फिर आईलिड्स के डिसऑर्डर हैं जिसमें आईलिड की फंक्शनिंग प्रॉपर ना हो। सबसे पहले तो मेबोमियन ग्लैंड्स की बात कर लीजिए। मेबोमियन ग्लैंड्स आईलिड्स में पड़े हुए हैं आपकी, और अगर इन मेबोमियन ग्लैंड्स का फंक्शन नॉर्मल ना हो, टीयर फिल्म की एबनॉर्मेलिटी एंड सो ऑन, जो पहले मैं बता चुकी। कुछ कंडीशंस ऐसे होती हैं जिसमें आपका ब्लिंकिंग रेट कम हो जाता है। नॉर्मली आपका ब्लिंकिंग रेट है 12 to 14 टाइम्स पर मिनट, लेकिन जैसे पार्किंसंस है उसमें ब्लिंकिंग कम हो जाती है। तो आपके हर बार जब आप ब्लिंक करते हैं तो आपके कॉर्निया की पुरानी टीयर फिल्म ड्रेन हो जाती है और एक नई टीयर फिल्म आपकी कॉर्निया पे आ जाती है। तो जिन लोगों में ब्लिंकिंग रेट कम हो जाए उनमें कॉर्निया की अल्सर डेवलप करने के लिए ज़्यादा प्रोन हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आंख बंद ही ना हो पाए पेशेंट की, जिस तरह फेशियल पेल्सी या बेल्स पेल्सी के केसेस हैं, तो उनमें एक्सपोजर की वजह से एक्सपोजर केराटाइटिस या एक्सपोजर कॉर्नियल अल्सर्स बन जाते हैं। फिर वो लोग आ जाते हैं जिनको कोई इंजरी हुई हो कॉर्निया की, कोई बर्न हुआ हो, तो वो भी कॉर्नियल अल्सर डेवलप करते हैं। बात कर लेते हैं कॉर्नियल अल्सर की टाइप्स की। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होती हैं, वायरल इन्फेक्शंस होती हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शंस भी उन लोगों में कॉमन है जो कि कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हैं, खासतौर पे एक्सटेंडेड वियर, और जो बैक्टीरिया कॉन्टैक्ट लेंस वियर्स में केराटाइटिस करवाता है वो है स्यूडोमोनास ओरिजिनोसा, और हम इस बैक्टीरिया के बारे में पढ़ चुके हैं कि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्टबर्न बैक्टीरिया और इसको ट्रीट करना बहुत मुश्किल है। फिर वायरल इन्फेक्शंस, अगेन जिनको कोल्ड सोर्स होते हैं या चिकन पॉक्स हुए होते हैं, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। वेरिसिला ज़ोस्टर वायरस है या हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस है, जहाँ कोई पेशेंट इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ होता है, ये एक्टिवेट होकर बैठ जाते हैं और इन्फेक्शन करवाते हैं। इसके अलावा फंगल इन्फेक्शंस होती हैं, फंगल केराटाइटिस होते हैं। अगेन इम्प्रॉपर कॉन्टैक्ट लेंस का यूज़ है या स्टीरॉइड यूज़ कर रहा है पेशेंट, तो उन लोगों में ये हो जाते हैं। यहाँ पे हिस्ट्री से ही आपको एक इम्पॉर्टेंट क्लू ये मिल सकता है कि अगर प्लांट ओरिजिन का कोई भी ट्रॉमा आपके पेशेंट को हुआ या कोई फॉरेन बॉडी मटेरियल आपके पेशेंट को प्लांट ओरिजिन की पड़ गई है आँख में, तो वो फंगल केराटाइटिस करवा देगी डेफिनेटली। फिर एक और टाइप है पैरासाइटिक इन्फेक्शन। अकेंथमेबा हिस्टोलाइटिका एक प्रोटोजोआ है जो कि केराटाइटिस करवाता है। अगेन ये कॉन्टैक्ट लेंस यूज़र्स में कॉमन है, और ये ये प्रोटोजोन पाया जाता है सॉइल में और फ्रेश वाटर में। तो जो लोग कॉन्टैक्ट लेंस लगा के स्विमिंग करते हैं उन लोगों में ये इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड अगेन इट इज़ वन ऑफ द डेंजरस केराटाइटिस। फिर और क्या काजेज़ हो सकती हैं कॉर्नियल अल्सर्स की, जैसे हमने पहले बात की, एनी एब्रेशन और इंजरी और बर्न टू द कॉर्निया, वो मेकअप ब्रश से लगे, वो फिंगर नेल से लगे, वो पेपर के किसी एज से लगे, या कोई केमिकल्स हो, दरख्तों की ब्रांचेज हैं, तो ये सारा कोई भी ट्रॉमा हो कॉर्निया के अंदर तो वो अल्सर करवा सकता है। ड्राई आई की हम डिस्कस कर चुके हैं बात के, क्यों ड्राई आई में टीयर फिल्म एबनॉर्मेलिटी है या टीयर फिल्म प्रोडक्शन कम हो गई है, तो आपका कॉर्निया इज़ मोर प्रोन। फिर हमने बात की बेल्स पेल्सी की और प्रॉपर आईलिड फंक्शन की, पार्किंसंस डिजीज़ की, मेबोमियन ग्लैंड्स की, तो इन सब की वजह से एक अल्सर हो सकता है। अच्छा जी, अब ये एक पिक्चर है बैक्टीरियल केराटाइटिस की। देखें, हमने हिस्ट्री टेकिंग के लेक्चर में ये बात डिस्कस की थी पहले कि अभी हमने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करवाई है, अभी पेशेंट हमारे पास आया है, अभी हमने हिस्ट्री ली है और क्लिनिकल एग्जामिनेशन किया है, और उसी पे ही हमने अपनी 70 to 80% डायग्नोसिस बना लेनी है। अब आप देख सकते हैं कि देयर इज़ अ वाइट स्पॉट ऑन द कॉर्निया। इसके अलावा एंटीरियर चैम्बर में पस पड़ी हुई है जिसको हम हाइपोपियन कहते हैं। पस जो है इट इज़ एक्चुअली वेरी कॉमन इन बैक्टीरियल इन्फेक्शन, और इस पस के कलर से ही आपको बैक्टीरिया की टाइप का भी पता कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल स्यूडोमोनास की जो इन्फेक्शन है उसमें ग्रीन कलर का पस बनता है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि कॉर्निया के ऊपर एक वाइट स्पॉट है, एक अल्सर बना हुआ है एंटीरियर चैम्बर में जो है वो,
उसको पस है। यहाँ पे आप हिस्ट्री लेंगे पेशेंट की कि कोई ट्रॉमा तो नहीं हुआ, प्लांट ओरिजिन का कोई ट्रॉमा तो नहीं था, कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ की हिस्ट्री, स्टीरॉइड्स की हिस्ट्री, ये सारी बातें हम हिस्ट्री टेकिंग के लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, ये एक और बात ये मैं कहती चलूँ, जो लोग ये लेक्चर देख रहे हैं और उन्होंने हिस्ट्री टेकिंग का लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ मैं रिकमेंड करूँगी कि आप वो लेक्चर भी देखिए, ताकि आपको इस लेक्चर में भी और आगे मज़ीद आने वाले लेक्चर्स में भी बहुत सहूलत रहे। ठीक है जी, साइन एंड सिम्टम्स वही सारे हैं। आप अल्सर देख रहे हैं, आपको नज़र आ रहा है एक वाइट ओपेसिटी बनी हुई है कॉर्निया के ऊपर, हाइपोपियन है, बैक्टीरियल अल्सर है। डेफिनेटली कब आप डायग्नोज करेंगे, जब आप इसको कल्चर एंड सेंसिटिविटी करवाएंगे या ग्राम स्टेनिंग करवाएंगे, तो वो उन चीज़ों कन्फोकल माइक्रोस्कोपी आगे चल के हम डिस्कस करेंगे इनको डायग्नोज कैसे करना है। फिर है जी फंगल केराटाइटिस। फंगल केराटाइटिस को क्लिनिकली आप बैक्टीरियल से कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। सबसे पहले तो जब आप देखेंगे आपको फेदरी एजेस नज़र आएंगे। ये जो फर्स्ट पिक्चर है हमारी, इसमें आप देख सकते हैं कि फेदरी एजेस हैं, ठीक है जी। और जो सेकंड पिक्चर है इसमें आप देख सकते हैं कि देयर इज़ अ फ्लफी लेजन एट द कॉर्निया और साथ थोड़ा सा हाइपोपियन भी है। तो ये जो चीज़ें हैं ये डिफ्रेंशिएट करती हैं बैक्टीरियल अल्सर से। ये है बैक्टीरियल अल्सर, आप देखें बैक्टीरियल केराटाइटिस, इसका अल्सर आप देखिए, और ये है फंगल केराटाइटिस, इसका अल्सर आप देखिए। फंगल केराटाइटिस फ्लफी होगा या फेदरी एजेस होंगे, ठीक है जी, हाइपोपियन हो सकता है दोनों में। फिर आते हैं वायरल केराटाइटिस। ये जो आपको ग्रीन कलर का अल्सर नज़र आ रहा है ये एक्चुअली एक डाई है, फ्लोरोसिन डाई। ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगी सारा इसका क्या यूज़ होता है। तो ये जो फ्लोरोसिन डाई है ये एपिथेलियल के डिफेक्ट को स्टेन कर देता है, और फिर जब हम स्लिट लैंप से ब्लू फिल्टर लगा के देखते हैं तो ये हमें येलो और ग्रीन कलर की जो हमें लेजन जो है ये नज़र आती है। तो आप इस फर्स्ट पिक्चर में देख सकते हैं कि नर्व के साथ साथ अल्सर स्टेन हुआ है, क्योंकि हर्पीस या वायरल केराटाइटिस इज एक्चुअली एन इन्फेक्शन ऑफ द नर्व्स। ये नर्व्स की इन्फेक्शन है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये नर्व्स को इन्होंने जहाँ जहाँ पे अल्सर है या इन्फेक्शन है वहाँ पे ये डेंड्राइट्स की शक्ल में स्टेनिंग हुई हुई है। अगेन सेकंड पिक्चर में यही है कि अगर आप लोअर लेजन को आप देखते हैं तो इसमें कुछ डेंड्राइटिक पैटर्न है स्टेन हुए हुए। ऊपर वाली लेजन आप जिसको देख रहे हैं इसमें क्या है कि ये सारी जो लेजन्स हैं मिलकर एक बड़ी लेजन बन गई है, जिसको हम जियोग्राफिक अल्सर कहते हैं, जियोग्राफिक अल्सर, ठीक है जी। फिर आते हैं अकेंथोमेबा केराटाइटिस में। ये केराटाइटिस आप देखें, अब इसको आप बैक्टीरियल से या फंगल से कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डिस्टिंग्विश करेंगे, या इसको वायरल से कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, क्योंकि अकेंथोमेबा केराटाइटिस में डेंड्राइटिक अल्सर भी बनते हैं, उसको हम स्यूडोडेंड्राइट्स कहते हैं। हाइपोपियन भी हो सकता है, सुपर इम्पोज्ड इन्फेक्शन भी हो सकती है बैक्टीरिया की। ये इसमें टिपिकल अल्सर बनता है रिंग शेप्ड। आप दोनों पिक्चर्स में देख सकते हैं कि रिंग शेप्ड अल्सर्स है। तो इसको डिस्टिंग्विश आप करेंगे। एक तो इसमें होता है पेन आउट ऑफ प्रोपोर्शन। जब आप देखेंगे पेशेंट को तो अल्सर छोटा सा है लेकिन पेशेंट को पेन बहुत ज़्यादा होगा, तो आउट ऑफ प्रोपोर्शन पेन होगा, रिंग शेप्ड अल्सर होगा, स्यूडोडेंड्राइट्स होंगे। तो ये अकेंथोमेबा केराटाइटिस है। फिर अगेन वो हिस्ट्री आप लेंगे कॉन्टैक्ट लेंस की, स्विमिंग की, ये सारी चीज़ें। डायग्नोज कैसे करना है, जैसे हमने पहले बात की, एक डाई आता है फ्लोरोसिन ऑरेंज कलर का डाई है। इसको जब हम आंख में डालते हैं और स्लिट लैंप से हम ब्लू लाइट में देखते हैं तो हमें ग्रीन या येलो कलर की लेजन नज़र आती हैं। इस फ्लोरोसिन की खसूसियत ये है कि जहाँ पर भी डैमेज होगा कॉर्निया के एपिथेलियम में ये उसको स्टेन कर देगा, ठीक है। फिर आपने कॉर्निया में देख लिया, आपको पता चल गया। अब आपने क्या करना है, आपने कोई भी एंटीबायोटिक या एंटी फंगल या एंटी इन्फेक्टिव ड्रॉप्स शुरू करने से पहले कॉर्निया को स्क्रैप करना है। आपने कॉर्निया की स्क्रैपिंग करके उसको आपने ग्राम स्टेनिंग या जिम्सा स्टेनिंग या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड स्टेनिंग आप करवा सकते हैं। कल्चर सेंसिटिविटी करवाएंगे, कन्फोकल माइक्रोस्कोपी, ये सारे तरीके हैं डायग्नोसिस के। सबसे पहले आपने फ्लोरोसिन डाई लगा के स्टेनिंग करके आपने स्लिट लैंप पे देखा, आपने कॉर्निया की स्क्रैपिंग की, उसकी ग्राम स्टेनिंग करवाई, जिम्सा स्टेनिंग करवाई, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड स्टेनिंग, कल्चर एंड सेंसिटिविटी करवा ली, और कन्फोकल माइक्रोस्कोपी विच इज़ न्यूअर टेक्निक ऑफ डायग्नोजिंग। इस कन्फोकल माइक्रोस्कोपी में ये होता है कि आप डायरेक्टली ही देख सकते हैं कॉर्निया में विदाउट स्क्रैपिंग। आप देख सकते हैं कैंथोमेबा का अगर अल्सर है तो आपको अमेबा की सिस्ट्स नज़र आ जाएंगी, फंगस के हाइफी और फंगस के स्पोर्स आपको नज़र आ जाएंगे। तो कन्फोकल माइक्रोस्कोपी इज़ अ वेरी यूजफुल न्यूअर टेक्निक। अब मैनेजमेंट ऐसे करनी है आपने इसकी, और एक्चुअली इंपॉर्टेंट भी मैनेजमेंट है। टाइप्स का मैंने आपको बता दिया, टाइप्स को डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे वो भी बता दिया।
तो मैनेजमेंट कैसे करनी है ये आप हर टाइप के कॉर्नियल अल्सर पे अप्लाई कर सकते हैं। ये मैंने एक जनरली ब्रॉड टर्म में, तो मैंने 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में इसको डिवाइड किया है। सबसे पहली तो आपकी डायग्नोसिस है, स्क्रैपिंग करें, माइक्रोस्कोपी, फिर एम्पेरिकल थेरेपी है, फिर स्पेसिफिक थेरेपी है, फिर सपोर्टिव ट्रीटमेंट एंड एपिथेलियलाइजेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ परफोरेशन। इन 5 पॉइंट्स को मैं आगे एक एक करके डिफाइन कर रही हूँ, पर आपने अपने माइंड में कोई भी कॉर्नियल अल्सर है किसी भी टाइप का, उसको मैनेज अगर करना है तो ये 5 स्टेप्स आपने याद रखने हैं। सबसे पहले स्क्रैपिंग एंड माइक्रोस्कोपी, then empirical therapy, then specific therapy, then supportive treatment and reepithelialization and prevention of perforation। ये 5 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्क्रैपिंग की। You are never wrong when you scrape the ulcerated cornea। ऑटो इम्यून अल्सर है, किसी भी, आपको भी नहीं पता ये कौन सी टाइप का अल्सर है, आपके पास पेशेंट आया है कॉर्नियल अल्सर्स के साथ। यू आर नेवर रॉन्ग व्हेन यू स्क्रैप दैट कॉर्निया। सबसे पहला स्टेप है कॉर्निया की स्क्रैपिंग एंड माइक्रोस्कोपी। देन एम्पेरिकल थेरेपी। एम्पेरिकल थेरेपी से मेरा मतलब ये है कि अभी आपने स्क्रैप किया है कॉर्निया को, माइक्रोस्कोपी के लिए भेजा है, जब तक रिजल्ट्स आए हम पेशेंट को ऐसे नहीं छोड़ सकते। तो अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री, क्लिनिकल एग्जामिनेशन, आप ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स शुरू कर दीजिए, आप ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी फंगल्स शुरू कर दीजिए। अगर आपको डेंड्राइट्स नज़र आ गए हैं वायरल इन्फेक्शन में, आप एंटीवायरल्स शुरू कर दीजिए। एंटीबायोटिक्स तो मस्ट हैं, क्योंकि अगर वायरल भी है इन्फेक्शन या फंगल भी इन्फेक्शन है या कैंथोमेबा की इन्फेक्शन है तो उसके ऊपर सुपर इम्पोज बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकती हैं। तो एम्पेरिकल ट्रीटमेंट में आप ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, एंटी फंगल्स ये आप स्टार्ट कर सकते हैं। फिर आती है स्पेसिफिक। स्पेसिफिक ट्रीटमेंट में आप क्या करते हैं कि एक तो आपने एंटीबायोटिक्स स्टार्ट करनी है अकॉर्डिंग टू द माइक्रोस्कोपिक रिजल्ट्स। ग्राम निगेटिव आ गया या ग्राम पॉजिटिव आ गया या स्यूडोमोनास आ गया, जो भी बैक्टीरिया आया आपने स्पेसिफिक एंटीबायोटिक उसके लिए स्टार्ट कर दी। ठीक है, एंटी फंगल्स आपने देखा जी रिजल्ट आ गए हैं, अब ये यीस्ट है या ये फ्यूसेरियम है तो अकॉर्डिंगली आप एंटी फंगल्स स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, एंटीवायरल्स हैं, एंटीवायरल्स स्टार्ट। अच्छा देखें जी, बाकी जो हैं एंटी फंगल्स, एंटी बैक्टीरियल, उनके मैं आपको सिर्फ नाम बता देती हूँ। इनमें हम फोर्टिफाइड एंटीबायोटिक्स देते हैं वैंकोमाइसिन या सेफालोस्पोरिन्स में। इसके अलावा फ्लोरोक्यूनोलोन्स आते हैं, वो हम दे देते हैं। ठीक है जी, एंटी फंगल्स में नेटासिन है, नेटामाइसिन आती है, वो हम दे देते हैं। नेटामाइसिन इज़ फॉर फ्यूसेरियम, और जो फ्लूकोनाजोल या कीटोकोनाजोल है वो है फॉर द यीस्ट कैंडिडा। ठीक है जी, सिर्फ मैं आपको नाम बता रही हूँ। एंटीवायरल्स की आपसे डोज भी पूछते हैं, जो मैंने देखे हैं स्टूडेंट्स के एग्जाम होते हुए, तो एंटीवायरल की डोज इवन इफ़ यू आर एट द अंडर ग्रेजुएट लेवल आपको आनी चाहिए। तो फॉर एंटीवायरल्स आप जो है ऑइंटमेंट देते हैं, एसाइक्लोविर ऑइंटमेंट 0.3% 5 टाइम्स डे। 5 टाइम्स अ डे आपने 0.3% उसको ऑइंटमेंट देना है, साथ में एंटीबायोटिक देनी है और सपोर्टिव थेरेपी जो मैं आगे आपको बताऊँगी। ठीक है, फिर एंटी प्रोटोजोन्स हैं जिसमें जो कुछ हमारे पास हेक्सिडिन कंपाउंड्स हैं, पॉलीहेक्सिडिन कंपाउंड्स हैं, वो हम देते हैं, क्लोरहेक्सिडिन देते हैं। ठीक है जी, आई ड्रॉप्स और आई ऑइंटमेंट्स की फॉर्म में आपने स्पेसिफिक थेरेपी देनी है। ठीक है, अगर आपके पेशेंट को हर्पीज ज़ूस्टर इन्फेक्शन है, यहाँ पे ये बात मैं आपको बता दूँ, हर्पीज ज़ूस्टर की इन्फेक्शन है जिसको हम हर्पीज ज़ूस्टर ऑफ्थेल्मिकस कहते हैं, उसमें क्या होता है कि आपके पेशेंट की आईलिड्स और कॉर्निया ये सारा इन्वॉल्व, इवन हाफ ऑफ द फेस यूनिलेटरल, स्कैल्प से लेकर आपकी टिप ऑफ द नोज तक शिंगल्स होंगे, आपको देखने में ही नज़र आ जाएंगे। बहुत पेनफुल कंडीशन इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट्स में होगी। इतनी स्वेलिंग होती है आईलिड्स बाज़-औक़ात कि आप खोल कर देख नहीं सकते। तो यहाँ पर एक वेरी इंपॉर्टेंट साइन है हुचिसन साइन, जिसमें क्या होता है कि इफ़ द शिंगल्स आर देयर ऑन द टिप ऑफ योर पेशेंट्स नोज़, तो इसका मतलब यह है कि उसका कॉर्निया भी अफेक्टेड हुआ होगा, बिकॉज द टिप ऑफ द नोज़ एंड द कॉर्निया बोथ आर सप्लाइड बाय द
same nerve which is the nasociliary branches of ophthalmic division of trigeminal nerves. तो यानी अगर टिप ऑफ द नोज पे शिंगल है तो मोस्ट प्रोबेबली आपके पेशेंट का कॉर्निया भी इन्वॉल्व है और आपको एंटीवायरल ऑइंटमेंट तो शुरू करना ही है। आपने सिस्टमेटिकली ओरली भी अपने पेशेंट को एंटीवायरल देनी है एसाइक्लोविर 800 मिलीग्राम 5 टाइम्स अ डे फॉर 7 to 10 days। फिर आती हैं सपोर्टिव ट्रीटमेंट एंड रीएपिथेलियलाइजेशन। सपोर्टिव ट्रीटमेंट में हम साइक्लोप्लेजिक्स देते हैं, ट्रोपिकामाइड है या एट्रोपिन है फॉर पेन रिलीफ। ये सिलियरी स्पेजम करवाता है जिसकी वजह से पेन जो है वो रिलीव हो जाता है पेशेंट का। आर्टिफिशियल टीयर्स और ल्यूब्रिकेशन के लिए हम देते हैं। आपको पता है कि एपिथेलियल का लॉस हो गया है तो उसको हमने टीयर्स जो हैं दे आर वेरी प्रोटेक्टिव फॉर योर कॉर्नियल एपिथेलियम, तो आपने आर्टिफिशियल टीयर्स देने ताकि वो ल्यूब्रिकेट रहें। इसके अलावा आप ओरल टेट्रासाइक्लिन एंड ओरल पेन किलर्स भी देते हैं। टेट्रासाइक्लिन जहाँ पर एंटीबायोटिक है उसके साथ इसके कुछ एडिशनल फंक्शंस हैं। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एंटी कोलिजिनेज। कोलिजिनेज एक ऐसा एंजाइम है जो कि कोलेजन फाइबर्स को डिस्ट्रॉय कर देता है और आपको पता है कि किसी भी चीज़ की हीलिंग के लिए कोलेजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ओरल टेट्रासाइक्लिन हम देते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी कोलिजिनेज एंड एंटीबायोटिक इफेक्ट की वजह से। 12 साल से कम उम्र के बच्चे एंड ब्रेस्ट फीडिंग एंड प्रेग्नेंट लेडीज़ में आप टेट्रासाइक्लिन नहीं दे सकते तो उनमें फिर हम एरिथ्रोमाइसिन जो है टैबलेट्स वो देते हैं। फिर विटामिन सी आप दे सकते हैं। विटामिन सी इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट इन द हीलिंग प्रोसेस। फिर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर यह है कि स्टीरॉइड्स आर कंट्राइंडिकेटेड ड्यूरिंग हीलिंग। हीलिंग जब तक हो रही है आप स्टीरॉइड्स नहीं दे सकते। हाँ, एक दफ़ा आपका एपिथेलियम हील हो चुका, एपिथेलियम का डिफेक्ट जो है वो भर चुका, तो फिर आप लो डोज से स्टार्ट करके स्टीरॉइड जो रिकवरी फेज़ है आपके कॉर्निया के अल्सर का उसमें दे सकते हैं। तो उससे ये होगा कि स्कारिंग को ये रोकेगा, स्कारिंग कम हो जाएगी। देन प्रिवेंशन ऑफ परफोरेशन। कॉर्निया को परफोरेट नहीं हमने होने देना, हमने परफोरेट होने से बचाना है कॉर्निया को। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम बैंडेज कॉन्टेक्ट लेंसेज दे सकते हैं। टिश्यू एडहेसिव्स, अगर कोई छोटी सी माइनर सी परफोरेशन हो गई है तो साइनोएक्रिलेट ग्लू आते हैं, टिश्यू एडहेसिव हैं, ये आप देके उसको चिपका दें तो ये रुक जाएगा। इसके अलावा टेम्परेरी या परमानेंट टार्सोरेफी कर सकते हैं। टार्सोरेफी होती है आप आईलिड को खुद बंद कर दीजिए, पकड़ के सुचर लगाते हैं, तो ये टेम्परेरी भी होती है। बोटॉक्स के इंजेक्शन लगाते हैं, आईलिड गिर जाती है, टोसिस हो जाती है। या परमानेंट टार्सोरेफी कि आपने उसको सुचर कर दिया दोनों लीड्स को। इसके अलावा कंजक्टिवल फ्लैप आप दे सकते हैं। आजकल की जो लेटेस्ट हमारे पास टेक्निक आ गई है एमनियोटिक मेम्ब्रेन ग्राफ्टिंग हम करते हैं। एमनियोटिक मेम्ब्रेन इज़ रियली वंडरफुल थिंग। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी फाइब्रोटिक एंड एंटी स्कारिंग और बहुत सारे फंक्शंस हैं इसके। तो आप एमनियोटिक मेम्ब्रेन की ग्राफ्ट दे सकते हैं। इसके अलावा अगर परफोरेशन हो गई है तो फिर आप कॉर्निया ट्रांसप्लांट, जिसको हम टेक्टोनिक ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं, टेक्टोनिक कॉर्नियल ट्रांसप्लांट हम दे सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। ये मैंने एक ब्रीफली इसको बताने की कोशिश की है लेक्चर को। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये अच्छा लगेगा। प्लीज़ इस लेक्चर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए कि अगला लेक्चर हमारा किस चीज़ का होता है। अगर आप लोगों को कोई टॉपिक मुश्किल लग रहा है या आपकी कोई सजेशन है कि कौन सा नेक्स्ट टॉपिक हमें यहाँ पे लेक्चर पोस्ट करना चाहिए तो प्लीज़ फील फ्री टू टेल अस। हमारे कमेंट्स फेसबुक और ईमेल के ज़रिए आप हमें बता सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। Thank you very much and I will be waiting for your feedbacks. Please subscribe my channel.